जय हिंद। मैं हूं आशुतोष और आइए आज समझते हैं कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें इकोसिस्टम या इकोलॉजी की पहले, तो इकोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कंसर्न विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट्स। ठीक है, जीवों और उनके वातावरण के अंतर संबंध के साथ संबंधित विज्ञान को ही हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंटर रिलेशनशिप या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है क्या। तो अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो ये वेजिटेशन हो सकता है या फिर एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये आपस में इंटर रिलेशन में होंगे। कोई प्लांट को एनिमल खा रहा होगा और इन एनिमल के मर जाने के बाद, डिकम्पोज हो जाने के बाद वेजिटेशन जो है उनसे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पा जाता है। इसी तरीके से जो गैसियस एक्सचेंज है CO2 और O2 का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये इनके बीच में लगातार चल रहा होता है। इसी तरह हमारा क्लाइमेट होता है और क्लाइमेट का सीधा सीधा असर वेजिटेशन पर और वेजिटेशन का सीधा असर क्लाइमेट पर, सीधा या उल्टा जैसा भी असर तो ज़रूर होगा। ठीक इसी तरीके से सॉइल है और सॉइल के अंदर ही आप देखते हो वेजिटेशन हो रही है और वेजिटेशन में जो भी लिटरिंग और ह्यूमिफिकेशन है वो सॉइल के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह ये सॉइल एनिमल के साथ भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये इंटर रिलेशनशिप है आपस में इन सभी के बीच में। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है प्लांट्स, एनिमल्स और क्लाइमेट और सॉइल के बीच में, ठीक है, ये एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है इकोलॉजी का। थोड़ा और समझते हैं इकोलॉजी क्या है। ब्रांच ऑफ साइंस है विच स्टडीज द interactions among organisms and between the organisms and their physical environment. तो interaction among organisms, between the organisms and their physical environment, यहाँ पर दो चीज़ें आप समझो पहले कि कोई organisms है, ठीक है, सपोज ये एक मुर्गा है। ठीक है, अब ये मुर्गे का जो इंटरेक्शन होगा दूसरे मुर्गों के साथ, एक तो वो इंटरेक्शन हो गया। दूसरा, इस मुर्गे का इंटरेक्शन होगा कुछ और कीटों के साथ, कुछ कीट ये खाता होगा। ठीक है, तो इनका भी इंटरेक्शन है, यानी कि मुर्गे का इंटरेक्शन दूसरे मुर्गों के साथ भी होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। दूसरे मुर्गे के साथ भी इसका इंटरेक्शन तो होगा ही, और साथ में इसका कुछ और कीटों के साथ भी इंटरेक्शन है, और इन सभी का इंटरेक्शन हो रहा होगा इनके एनवायरनमेंट से भी। ये बात समझ में आ रही है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि और यहाँ पर इंटरेक्शंस है वो अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, इन सबके साथ इनका एक रिलेशनशिप है। टर्म किसने दिया? सो द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1865, किसी किसी बुक में 1866 भी मिलता है, बाय रिटर। रिटर ने पहली बार वर्ड यूज़ किया था। हालांकि जो टर्म है इकोलॉजी के टर्म्स में या फॉर्म्स में, ये अर्नस्ट हैकल ने दिया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टर्म इकोलॉजी दिया किसने है, तो क्रेडिट गोज टू अर्नस्ट हैकल। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किसने किया था, तो इसका आंसर रिटर होगा। द वर्ड इकोलॉजी इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ओइकोस जिसका मतलब होता है हाउस या होम या ड्वेलिंग प्लेस, एंड लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी या साइंस। According to Haeckel, ecology is the study of the relationship of the animals both to its organic as well as inorganic environment. तो हैकल ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया। अब एक चीज़ और यहाँ समझते हैं कि ईपी ओडम ने इकोलॉजी को कहा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। तो कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देता है कि who said that ecology is study of structure and function of the nature, या what definition was given by E.P. Odum of ecology, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे कुछ टर्म्स आपको याद रखने चाहिए। तो इकोलॉजी
जो है आजकल अगर हम देखें तो इसमें कुछ ब्रॉड डायमेंशंस जोड़ दिए जाते हैं। अब जो है इसमें स्टडी ऑफ ह्यूमंस, उनकी सोसाइटी, उनकी एक्टिविटीज़, फिजिकल एनवायरनमेंट को भी जोड़ दिया गया है। इट इज़ फंडामेंटल नेचुरल सिस्टम हैविंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इनकी हम चर्चा करेंगे बाद में। 1935 में A.G. टेंसले ने इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। तो अभी तक हम बात कर रहे थे इकोलॉजी की, अब हम बात कर रहे हैं कि इकोसिस्टम की। ठीक है, तो इकोसिस्टम को A.G. टेंसले ने क्या कहा? इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल सिस्टम फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल सिस्टम फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम है। आप जानते हैं कि जो सिस्टम होता है, एक तो होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग, है ना। और सिस्टम भी दो तरीके के हो सकते हैं या तीन तरीके के हो सकते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ठीक है, तीन तरीके के सिस्टम हो सकते हैं। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर आराम से हो जाता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी का ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, वहीं आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जहां पर मैटर और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है। तो इकोसिस्टम को ओपन सिस्टम कहा गया A.G. टेंसले के द्वारा। ठीक है, ये भी कहा गया कि ये सिस्टम जो है वो साइज में वेरी कर सकते हैं। कार्ल मोबियस ने इकोसिस्टम को बायोसिनोसिस के तौर पर कहा था। तो ये भी हमसे कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है कि बायोसिनोसिस या बायोकोनोसिस टर्म किसने दिया था। तो आप याद रखेंगे, इट इज कार्ल मोबियस। इसी तरीके से फोर्ब्स ने इकोसिस्टम को माइक्रोकॉज्म कहा था। और एक चीज याद रखेंगे, इकोसिस्टम इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, तो कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगेन ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर किसे कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, इकोसिस्टम को कहा जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम एक वाटर ड्रॉपलेट के बराबर छोटा हो सकता है। ठीक है, इसको हम माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं, छोटे इकोसिस्टम्स को। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, एक ओशन के बराबर भी हो सकता है। इनफैक्ट जो अर्थ है वो अपने आप में एक ह्यूज इकोसिस्टम है। ठीक है, बायोस्फीयर, अभी आप एक गया हाइपोथेसिस होती है उसको भी एक बार जरूर पढ़िएगा। बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, रॉक, वाटर एंड एयर। ठीक है, बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं जिसमें ये सब लेयर है, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या है, इट इज अ बेसिक ग्लोबल सिस्टम हैविंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और उसमें भी बायोटिक कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है इस बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, जहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो सारा एरिया पृथ्वी का बायोस्फीयर कहा जाएगा। दैट विल कंप्राइज ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ठीक है, इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। मैं दो तीन बार ये चीज़ें रिपीट करूंगा, जिसमें बायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट्स विथ एबायोटिक फैक्टर्स एंड फॉर्म अ लिविंग यूनिट। ठीक है, बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की इकोसिस्टम के। इट कवर्स अ डेफिनेट एरिया इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में किसी खास एरिया में पाया जाएगा। द इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। रिपीट हो रही है बातें, याद कर लो अच्छे से। इकोसिस्टम हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, इसकी खुद की एक प्रोडक्टिविटी होगी। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम वेयर देयर आर कंटिन्यूअस इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी एंड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये एक ओपन सिस्टम है जहां एनर्जी और सब्सटेंसेज या मैटर का ट्रांसफर, इनपुट आउटपुट दोनों होता रहेगा। देखो फिर से वही बातें थोड़ी सी डिटेल में। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजंक्शन विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और साथ में कंजंक्शन बन रहा है नॉन लिविंग के साथ। ठीक है, जैसे नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाएगा, एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल एटसेट्रा। ठीक है, और ये सब इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, आपको प्यास लगेगी आप पानी पियोगे, इसी तरह शेर को भी प्यास लगती हो तो पानी पीता ही है। पौधों को भी पानी की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। तो ये दीज थिंग्स आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग। इसी तरीके से एनिमल्स का एनिमल्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है, फूड के तौर पे, या फिर एसोसिएशन हो सकते हैं सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म टाइप के, वो हम चीज़ें बाद में देखेंगे आगे। इकोसिस्टम के जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनमें है, इट इज़ अ
ओपन सिस्टम, अगेन फिर से वही बात, क्योंकि यहाँ पर इनफ्लक्स एंड लॉस ऑफ मटेरियल एनर्जी दोनों हो रहा है, ठीक है। तो इनफ्लक्स आउटफ्लक्स दोनों है मटेरियल और एनर्जी का, इसलिए एक ओपन सिस्टम है। एन इकोसिस्टम इज एन ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ होल मोजाइक ऑफ द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। इट इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट, इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। अब एक बात को समझो कि इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, सर्कुलेशन कर सकती है, एक्यूमुलेशन कर सकती है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स हैं वो डिफरेंट एरियाज में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कहीं पर आपको फॉरेस्ट मिलेगा, कहीं पर ग्रासलैंड मिलेगा, इस तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो म्यूचुअल इंटरेक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो वही एक इकोसिस्टम बनाते हैं, यानी ऑल कंपोनेंट्स दैट टेक पार्ट इन म्यूचुअल इंटरेक्शन इन द बायोस्फीयर फॉर्म एन इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म बायोस्फीयर बाय डिफरेंट बायोलॉजिकल एसोसिएशंस। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे कि कौन कौन से बायोलॉजिकल एसोसिएशंस है यहाँ पर। ऑल द ऑर्गेनिजम्स and the abiotic components of the environment form the ecosystem of the place। तो किसी इकोसिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सभी ऑर्गेनिज्म और उसके साथ साथ में एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो भी मैं बातें कर रहा हूँ पिछले कुछ पॉइंट्स में, आप देख रहे होगे इसमें कुछ रिपीटिशन आ रहा है बार बार, और वो क्या है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और इसलिए इकोलॉजी जो है वो डील कर रही है ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनकी ही स्टडी है ये। देखो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो एक ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर तक इस प्रकार से जाता है। तो इसको एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल आएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल, जब कुछ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेगा उनका, यानी कि द नंबर ऑफ लिविंग बींग्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसी इंडिविजुअल के कई सारे नंबर्स जब होंगे तो उनको हम कह रहे हैं कि ये पॉपुलेशन है उसकी। फिर डिफरेंट एनिमल्स के या ऑर्गेनिजम्स के जो पॉपुलेशंस हैं जब वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एथनिक ग्रुप्स क्रिएट अ कम्युनिटी। अब यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स कह रहे हैं या फिर आप एनिमल्स या स्पीशीज कह सकते हैं या प्लांट्स कह सकते हैं, जो भी, वो मिलाएंगे और बनाएंगे कम्युनिटी। फिर बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक साथ इंटरैक्ट जब कर रही होंगी तो वो इकोसिस्टम बनाएंगी, ठीक है। अब किसी फिक्स्ड टेरेन में एक से ज़्यादा इकोसिस्टम अगर होंगे तो वो क्या करेंगे? दे विल फॉर्म लैंडस्केप ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, दे विल फॉर्म अ लैंडस्केप, ठीक है। तो बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ एक जगह पर हैं किसी टेरेन में तो वो लैंडस्केप बनाएंगे, और लैंडस्केप जब एक बहुत बड़े एरिया में होगा तो वो बायोम बना देगा, और कई सारे बायोम मिलकर धरती का बायोस्फीयर बनाएंगे जो कि हाईएस्ट कैटेगरी पर जा रहा है। इस हायरार्की में सबसे ऊपर है बायोस्फीयर, ठीक है। तो सबसे नीचे ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम और बायोस्फीयर। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। तो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग बींग्स, ठीक है, थिंग्स दैट शेप एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स यूजुअली इंक्लूड प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स, इनमें कंज्यूमर्स होंगे, यानी देखो प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है उत्पादक, हिंदी में बोले तो उत्पादक, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, मेरे कुछ और वीडियोस भी हैं इस पर, ठीक है। उत्पादक यानी जो उत्पादन कर रहा है, यानी ग्रीन प्लांट्स, यानी उत्पादक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने के कारण इन्हें हम उत्पादक कह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार जो सन की रेडिएंट एनर्जी है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स जो इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। फिर ये सब मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो इनको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स आएंगे जैसे फंगस और बैक्टीरिया। तो कुछ तो नेचुरल सिस्टम की हमने बात की इकोसिस्टम की, कुछ इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे जो नेचुरल इकोसिस्टम का होता है, बट इसमें जो कंट्रोल होगा ना वो ह्यूमन का होगा, यानी कि इसमें एक्सटर्नल कंट्रोल
आपका चाहिए होगा। आपके इंटरफेरेंस के बिना ये सरवाइव नहीं करेंगे। जैसे ऑर्कार्ड्स हो गया है, ऑर्चार्ड्स हो गए, या फिर फार्म लैंड्स हो गए, गार्डन्स हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स हैं। रिजर्वायर्स हो गए, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हैं। अगर आप इनके अंदर जैसे गार्डन में पानी देना बंद कर दो, सूख जाएगा कुछ दिनों में। या आपके जो खेत हैं उनमें सिंचाई मत करो, उनका ध्यान मत रखो, तो वो खत्म हो जाएंगे, वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं रह जाएंगे। नेचुरल इकोसिस्टम के साथ एक बात होती है, क्या होती है वो? नेचुरल इकोसिस्टम्स आर सेल्फ सस्टेनिंग। नेचुरल इकोसिस्टम्स सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, ठीक है। यानी वो अपने आप को संभाले रख सकते हैं, उसमें आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ऐसा नहीं है। इकोसिस्टम को अगर हम कैटेगराइज करें, क्लासिफाई करें, तो ब्रॉडली ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। वहीं इकोसिस्टम्स जैसे लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। मैन मेड इकोसिस्टम की हमने बात की, तो उसके एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम के साथ साथ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बहुत महत्व के हो जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम refers to the living and non-living parts of the water and the interactions that take place among them, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन मैरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। जल्दी से इस क्लासिफिकेशन को एक बार लिख लेते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन, और मैंने आपको बताया कि ब्रॉडली दो तरीके का हो सकता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। लेकिन चलो इसको हम तीन में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वेटिक, और तीसरा है मैनमेड या आर्टिफिशियल। मैनमेड को हम क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को थोड़ा समझते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो तीन मेजर क्लासेस आएंगे। पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड, और तीसरा है डेजर्ट, ठीक है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। और ये बेसिकली रेनफॉल जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ फॉरेस्ट होंगे, उससे कम होगा ग्रासलैंड होंगे, उससे भी कम होगा डेजर्ट होंगे। ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे। एक्वेटिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फ्रेश वाटर और दूसरा सलाइन वाटर। हम फ्रेश वाटर को ही नॉन सलाइन वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉन सलाइन एंड सलाइन वाटर याद रखेंगे। सीधे सीधे पूछ देता है एग्जाम में कि पॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, सलाइन वाटर, नॉन सलाइन वाटर। तो आप देख सकते हो इट इज़ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी दो हो जाएंगे, लेंटिक एंड लोटिक। चलो इसको भी एक बार देख ही लेते हैं, लेंटिक एंड लोटिक। इसको भी एक बार यहीं पर कवर कर लेते हैं। नॉन सलाइन में, फ्रेश वाटर में दो होंगे, वन इज लेंटिक एंड द अदर वन इज लोटिक, ठीक है। लोटिक का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर या रनिंग वाटर, और लेंटिक का मतलब होता है स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। आप इसको याद रखना चाहो तो लोटिक से होता है हिंदी में एक वर्ड लोटा, और लोटा लेकर आप गंगा जैसी नदियों में जाते हैं। नदियाँ फ्लोइंग वाटर है, पूजा करने जाते हैं, नो डाउट। लोटे का कोई और गलत मतलब मत निकालना, ठीक है। तो फ्लोइंग वाटर के साथ आप ये इससे मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ लोटा यहाँ पर। ये मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा कि अरे सर ये क्या बता रहे हो आप, जस्ट कि आप याद रख सको। फ्लोइंग वाटर के लिए लोटिक और इसके लिए लेंटिक, ठीक है। तो लेंटिक यानी स्टेगनेंट वाटर में पॉन्ड एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। और कौन सा हो सकता है इसका एग्जाम्पल? लेक हो सकता है। यहाँ लोटिक में इसका एग्जाम्पल रिवर हो सकती है, स्ट्रीम हो सकती है, ठीक है। फिर आता है सलाइन वाटर। सलाइन वाटर में आपके एग्जाम्पल होंगे
सलाइन लेक हो सकती हैं, एस्चुरी हो सकती है, ओशन हो सकता है। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम में आपका फार्म लैंड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्पेसशिप भी हो सकती है। स्पेसशिप भी एग्जाम्पल है आपका। तो जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है उसमें एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह मैराइन इकोसिस्टम जो है वो लगभग 70% धरती का हिस्सा कवर करता है। ठीक है, एरिया के अगर उसमें आप देखें तो, और 97% वाटर भी कहीं यहीं पर होता है। ठीक है, धरती का जो 97% वाटर है वो भी ओशंस में ही है ना। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो स्टेबल इकोसिस्टम होता है ये। सलाइन वाटर का जो ओशन है ना, ये वन ऑफ द स्टेबल इकोसिस्टम्स में माना जाता है। ठीक है, इसलिए हम ओशंस को कार्डल ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी यहीं पर है, और कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इस चीज़ को मैच नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत सारी कोरल रीफ्स मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए ओशंस बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम अगले आने वाली सीरीज़ के लेक्चर्स में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पर बहुत सारी बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।